नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। यह वीडियो हमारा कई पार्ट्स में आएगा जिसमें आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। क्यों इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है तो करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, और इसका इम्पॉर्टेंस क्यों है तो बेसिकली हमने ये जो हमारा आज का टॉपिक ला रहे हैं MPPSC मेंस को ध्यान में रखकर बनाया है। हम सभी जानते हैं पेपर 3 की यूनिट 7, यहाँ पर ये यूनिट 7 हमने दे रखी है जिसमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमें पढ़ना है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मेंस है क्योंकि प्राइज़ है, इम्पॉर्टेंस आप समझते हैं तो प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से आज हम मेंस के लिए इसको लेकर आए हैं। इसीलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये टॉपिक जो जुड़ा हुआ है साइंस की फील्ड से जुड़ा हुआ है, अर्थात साइंस या विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित इंटरनेशनल प्राइज़ का हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ये पेपर जो 3 है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, तो पहला है नोबेल पुरस्कार, ट्यूरिंग पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, बैकथ्रू पुरस्कार, लश्कर पुरस्कार, साइमन मेमोरियल प्राइज़, वुल्फ प्राइज़, आइंस्टीन प्राइज़। इसके बाद है लॉरियल यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को इक्वेटोरियल गिनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कार्लोस जे फिनले यूनेस्को पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, फिल्ड्स अवार्ड और नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। तो इतने अवार्ड की हमें बात करनी है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि साइंस की बैकग्राउंड से है। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो नोबेल प्राइज़ की हम बात करते हैं। सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ और इसकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि हम अन्य पुरस्कारों को भी इसकी संज्ञा या इसका उदाहरण दे के बात करते हैं। जैसे ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटर का नोबेल बोलते हैं, एबेल पुरस्कार को हम बोलते हैं गणित का नोबेल। तो इसकी काफ़ी महत्ता होती है। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल या बर्नेल नोबेल, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज भी की थी। तो इस प्रकार से कई इन्होंने जो है अपने प्रयास किए थे। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और केमिकल इंजीनियर थे। जब इनकी डेथ हुई थी, कब? जब इनकी डेथ हुई थी 1896 में। ठीक है, 1833 में इनका जन्म हुआ था और 1896 में जब इनकी डेथ हुई थी तो अपनी एक वसीयत बना के गए थे। जब इनकी वसीयत पढ़ी गई तो पता चला कि इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनकी जो भी मनी है, जो भी इनका पैसा है, उस पर जो भी ब्याज बनता है वो जो है पुरस्कारों के रूप में वो राशि जो है श्रेष्ठतम कार्य करने वालों को दी जानी चाहिए। तो इनकी इच्छा के अनुरूप फिर क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई 1901 में। ठीक है, ये तो यहाँ पर डेथ हो गया था, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आज ये कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा जिसमें जनरली हम बायोलॉजी समझते हैं, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि शुरुआत में जो था ये प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र को 1967 में ऐड किया और तब से इस श्रेणी में भी जो है पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। चलिए, तो इतनी बातें हमें नोबेल प्राइज़ के बारे में जानना है। ठीक है, कि यह प्राइज़ क्या है, तो ऐसा पुरस्कार है जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है।
ठीक है। और जनरली ये जो प्राइज़ है आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका अनाउंसमेंट होता है अक्टूबर माह में, और ये जो है 10 दिसंबर को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नोबेल की पुण्यतिथि के टाइम पर। प्रत्येक साल में एक वर्ष में अधिकतम ये 3 लोगों को मिलता है, और इसके साथ एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन मिलता है। ठीक है। अगर एक पुरस्कार के 2 विजेता है तो क्या होता है, धनराशि दोनों में सिमिलर बांट दी जाती है, और 3 है तो भी राशि का चयन किस प्रकार से करना है, चयन समिति डिसाइड करती है। तो इस प्रकार से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में और स्पेशल हम बात करें तो ये जो है अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन 1974 के बाद ये प्रावधान किया गया कि किसी भी मृत व्यक्ति को ये पुरस्कार नहीं देंगे। तो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप सुन लीजिए। एरी एक्सेल कार्ल फोल्टेड को 1931 में मिला था, और डैग हैमरसोल्ड जो साइंस के स्टूडेंट है, उन्होंने इनका नाम सुना होगा, को 1961 में मरणोपरांत मिला था, बट 1974 के बाद ये जो है कंडीशन ख़त्म कर दी। और आपको बताना चाहेंगे महात्मा गांधी, हालांकि हम साइंस बैकग्राउंड से हटकर बात कर रहे हैं ये वाली, महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया है शांति पुरस्कारों के लिए शांति के क्षेत्र में, लेकिन उन्हें एक बार भी नहीं दिया। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से साइंस पर बैकग्राउंड बेस्ड है। अब हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय की जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ पर स्पेशल बात बताएंगे हम, यहाँ पर उन भारतीयों की बात करेंगे जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी फील्ड में अपने बेस्ट वर्क के लिए या सर्वश्रेष्ठ काम के लिए मिला है। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं करेंगे। तो सर सीवी रमन को मिला है 1930 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है 1983 में, वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है 2009 में, और बात करते हैं हरगोविंद खुराना की, तो इनको मिला है 1968 में। तो इनको ये जो मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। हरगोविंद खुराना को, सर सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, और वेंकट रमन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। चलिए, तो इनका नाम याद रखना और इनका ईयर भी याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ईयर भी, क्योंकि हम जब विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि जनरली सिलेबस सबका यही रहता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 2021 में किसे मिला। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है 2021 के। जनरली आपको यहाँ पर बस इतनी बात याद रखनी है कि जब आप अक्टूबर के पहले किसी एग्ज़ाम में अगर अपीयर हो रहे हैं, अक्टूबर के पहले अगर किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तब आपको यहाँ पर ये नाम याद होने चाहिए। लेकिन अगर आप अक्टूबर के बाद में किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि हमेशा हर साल अक्टूबर में पुरस्कार जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। तब करेंट के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से ये हमें जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो इतने नाम याद एक साथ नहीं होते हैं, तो आपको ये चीज़ें होल्ड पे डालनी पड़ती है कि एग्ज़ाम आ रहा है अक्टूबर से पहले, तो हमें एक बार इसको जो है देखना चाहिए, और अक्टूबर के बाद में है तो हमें अपडेटेड रहना चाहिए कि लेटेस्ट है किसको मिला है। तो ये जो हमने लिखा है 2021 का है। चलिए, अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का क्या कुछ है, तो हम देखते हैं कुछ पर्सनालिटी जो कि प्रसिद्ध है, उनका नाम हमें याद रखना चाहिए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में फ्रेडरिक जी बेंटिंग है, जो 1923 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये डेटा भी जो है चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि लेटेस्ट में नोबेल पुरस्कार किसे मिल रहा है और कौन इस फाउंडेशन को क्रैक कर रहा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमें याद रखना है सबसे कम उम्र का नोबेल किसको मिला है, तो 1923 में फ्रेडरिक जी बेंटिंग को मिला है। हम बात करें सबसे अधिक उम्र की, 87 ईयर में मिला है पैटन रॉस को, और ये भी चिकित्सा के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो है वो अलग व्यक्ति हैं। हरगोविंद खुराना का नाम हमें याद रखना है, जो कि भारतीय है और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हरगोविंद खुराना के केस में हमें बात भी याद रखना चाहिए, बार बार पढ़ना है हमें कि 1968 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो कार्य है उसके लिए इन्हें मिला था 2 और अन्य व्यक्तियों के साथ। एक किसी के एग्जाम में शायद अन्य व्यक्तियों के नाम भी पूछे हैं, पर्टिकुलर एग्जाम याद नहीं आ रहा है हमें, तो याद रखना है डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ। चलिए, अब हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रिस्पेक्ट में हमें क्या बात याद रखनी चाहिए।
तो जॉन बार्डीन का नाम हमें याद रखना चाहिए, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? तो 1956 में मिला है और 1972 में मिला है। 1956 में इन्हें मिला है ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में इन्हें मिला है अति चालकता अर्थात सुपर कंडक्टिविटी के लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जॉन बार्डीन, इन्हें 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक बार मिला है इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए, जो कि फिजिक्स वाली फील्ड में था, और एक बार इन्हें मिला है 1911 में, जो कि शायद हम केमिस्ट्री में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने रेडियम रसायन का निष्कर्षण किया था, रेडियम की खोज की थी। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि केमिस्ट्री से संबंधित है। तो मैडम क्यूरी और जॉन बार्डीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, लॉरेंस ब्रेक की बात करते हैं, तो लॉरेंस ब्रेक जो है, इन्हें 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है लॉरेंस ब्रेक। और इनकी ब्रेक इक्वेशन 2d sin थीटा वगैरह आपको याद होगी, काफ़ी पढ़ी होगी। अर्थात अस्किन की हम बात करें तो सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है ये फिजिक्स की फील्ड में। ओके, ये ओवरऑल थे और ये फिजिक्स की फील्ड में सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है 96 ईयर ओल्ड। भारतीय की हम बात करें तो 2 भारतीयों के नाम हमें याद रखना है। सर CV रमन, जिन्हें कब मिला था नोबेल प्राइज़? तो इन्हें मिला था 1930 में। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसके ऊपर इन्होंने अपना खोज दिया था, अपना थीसिस दिया था, तो रमन को इसके लिए मिला है। और 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था विलियम अल्फ्रेड फाउलर के साथ तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के रिस्पेक्ट में, और चंद्रशेखर सीमा भी दी गई थी इसी दौरान। तो ये 2 भारतीय वैज्ञानिक को फिजिक्स के रिस्पेक्ट में हमें याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में हमें नाम याद रखना है फ्रेडरिक सेंगर का, क्योंकि इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सिक्वेनिंग के लिए इन्हें दिया गया था। फ्रेडरिक जूलियट की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है 35 साल के। जॉन बे गुडनफ की बात करें तो 97 ईयर ओल्ड है, रसायन क्षेत्र में सबसे अधिक उम्र है जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला है। और जनरली न सिर्फ रसायन के क्षेत्र में बल्कि ओवरऑल भी ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे अधिक उम्र में अब तक नोबेल पुरस्कार विजेता ये हैं। कम और अधिक उम्र का भी हमें अपडेटेड रखना है, डिपेंड करता है कि नए साल में किसको मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य थी। अब नोबेल पुरस्कार की हम बात करें केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो 2020 में पहली बार महिला टीम को नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रांस की एमेन्युअल चार्पेटियर थी और USA की जेनिफर ए डोडोना थी, जिन्हें जीन तकनीक के सबसे तेज उपकरणों में से CRISPR-Cas9 आणविक कैंची के विकसित करने के लिए दिया गया था। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला है। इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारतीय है और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें भारत की ओर से मिला था। और 2 और व्यक्ति इनके साथ थे राइबोसोम की संरचना में इसके कार्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, 2 अन्य लोग थे, थॉमस ए स्ट्रीट्स और एडा ई योनथ के साथ इनको संयुक्त रूप से मिला था। लिनस पॉलिंग की हम बात करते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो पॉलिंग का नाम सुना होगा। इन्हें 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है और साथ में इन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इन्हें 2 बार मिले हैं और साथ में ही इन्हें पुरस्कार मिला है लिनस पॉलिंग को 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि को एक्टिवेट करने के लिए, अर्थात ये शांति के क्षेत्र में मिला है। तो हमने यहाँ पर जो है बेसिकली इनका एक ही नाम लिखा है, एक्चुअल में इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक बार केमिस्ट्री की फील्ड में हाइब्रिडाइज्ड कक्षा सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के तौर पर इन्हें दिया गया है। तो इनका नाम हमें याद रखना है। अब सबसे कम उम्र अधिक उम्र की बात हो रही थी तो कन्फ्यूज़न आ रहा था, तो आइए बात करते हैं ओवरऑल। तो लॉरेंस ब्रेक जो है 25 वर्ष के, इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है।
और महिला में बात करें तो मलाला यूसुफजई, जिनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के क्षेत्र में। और जॉन बी गुडनफ की हमने बात करी, केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे अधिक उम्र के नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो मुख्य रूप से बेस्ड था नोबेल प्राइज़ पर। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें और भी बाकी बचे हुए इंटरनेशनल प्राइज़ की बात करनी है जो कि विज्ञान की श्रेणी से संबंधित हैं। नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो आप समझ गए होंगे हमने इस वीडियो में किसकी बात नहीं की। हमने अर्थशास्त्र की बात नहीं की है, हमने शांति की बात नहीं की। शांति में हमने उनकी बात करी है जिनको साइंस फील्ड में दिया गया है। और हमने साहित्य की चर्चा नहीं की है क्योंकि हमने आपको बताया एमपीपीएससी मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।